मैं एक ऐसे प्रश्न में जाना चाहता हूं जो मुझे बहुत गंभीर लगता है। पूरी दुनिया में इतने संघर्षों, अव्यवस्था, हिंसा और दुखों के बावजूद मनुष्य मूल रूप से अपने भीतर क्यों नहीं बदलता? मैं किसी इलीट ग्रुप, किसी सेक्ट या किसी खास पैटर्न को फॉलो करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि हम फंडामेंटली क्यों नहीं बदलते? हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, एक स्वामी से दूसरे स्वामी के पास चले जाते हैं, एक गुरु से दूसरे गुरु तक भटकते रहते हैं। लेकिन ये सब धीरे धीरे बहुत चाइल्डिश और सिल्ली हो जाता है जब हम देखते हैं कि दुनिया में कितना मैस है, कितनी केओस है, कितनी ब्रूटैलिटी है, पॉवर्टी है, वायलेंस है, वॉर्स हैं। तब भी साइकोलॉजिकली हम वही रहते हैं जो हम हजारों लाखों वर्षों से रहे हैं। तो प्रश्न ये है, हम अपने भीतर एक फंडामेंटल, रेडिकल साइकोलॉजिकल चेंज क्यों नहीं लाते? यदि आप चाहें तो आज हम इसी प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और गहरा प्रश्न है, क्या हम सचमुच ये समझते हैं, इंटेलेक्चुअली नहीं, आइडियलिस्टिकली नहीं, थियोरेटिकली नहीं, कि हम ही दुनिया है और दुनिया हम ही है? ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसे आप स्वयं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने भीतर इसकी सच्चाई देख सकते हैं। साइकोलॉजिकली, इनवर्डली आप जहां भी जाते हैं वही ह्यूमन प्रॉब्लम्स मिलते हैं। सॉरो, पेन, सफरिंग, फियर, प्लेजर, लोनलीनेस, अनसर्टेनिटी, ये सब हर मनुष्य की कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। चाहे कोई इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, यूरोप में रहे, रशिया में रहे, चाइना में रहे या कहीं भी रहे, मनुष्य के भीतर की मूल समस्याएं समान हैं। हम सब सफर करते हैं, हम सब फियर जानते हैं, हम सब अनसर्टेनिटी, लोनलीनेस और बहुत कम लव के साथ जीते हैं। हम सब सॉरो को जानते हैं। ये पूरी ह्यूमैनिटी का कॉमन फैक्टर है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि हम दुनिया हैं और दुनिया हम हैं, तो ये कोई आइडिया नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है। फैक्ट और आइडिया में बहुत फर्क है। आइडिया शब्द का ओरिजिनल अर्थ था टू ऑब्जर्व, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस ऑब्जर्वेशन से एक एब्स्ट्रैक्शन बना लेते हैं और फिर वह एब्स्ट्रैक्शन, वह आइडिया हमारे लिए एक्चुअल फैक्ट से भी ज्यादा रियल हो जाता है। इसलिए जब आप ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि दुनिया हम हैं और हम दुनिया हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप इसे एक्चुअल फैक्ट की तरह देखते हैं, या फिर आप इससे एक कंक्लूजन, एक एब्स्ट्रैक्शन, एक आइडिया बना लेते हैं और फिर उसी आइडिया के साथ जीते हैं। मुझे आशा है कि मैं अपने आप को स्पष्ट कर रहा हूं। यदि हम इस स्टेटमेंट का पूरा सिग्निफिकेंस समझते हैं तो हमें इसमें गहराई से जाना होगा। जब हम कहते हैं कि हम दुनिया हैं और दुनिया हम हैं, तो इंडिविजुअलिटी जैसा हम उसे जानते हैं वह समाप्त हो जाती है। हम सामान्यतः मानते हैं कि इंडिविजुअल वह है जो बाकी मैनकाइंड से अलग है। हम सोचते हैं कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं। फिजियोलॉजिकली आप अलग हो सकते हैं, कोई ब्राउन है, कोई वाइट है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या सच में कोई इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल शब्द का अर्थ है इनडिविजिबल, जो भीतर से विभाजित ना हो। लेकिन हम क्या हैं? हम फ्रैगमेंट में जीते हैं। हम बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, पॉलिटिशियन हैं, रिलीजियस मैन हैं। हमने अपने जीवन को कैटेगरीज और डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है, इसलिए प्योर सेंस में हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम फ्रैगमेंटेड ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारी एक पार्ट बहुत कल्टीवेटेड और इंटेलिजेंट हो सकती है, लेकिन बाकी पार्ट्स डल, डोरमेंट या नेग्लेक्टेड हो सकते हैं। तो क्या सच में कोई इंडिविजुअल है?
एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो भीतर फ्रैगमेंटेड न हो। हमारी पूरी ह्यूमन स्ट्रक्चर ही डिपार्टमेंट्स में जीने की बन गई है। जब हम इस प्रश्न में जाते हैं कि हम दुनिया हैं और दुनिया हम हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि एक ह्यूमन बीइंग पूरी ह्यूमैनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। कृपया इस स्टेटमेंट को ना एक्सेप्ट करें, ना रिजेक्ट करें, इसे इन्वेस्टिगेट करें। देखें कि आपकी डेली लाइफ में इसका क्या अर्थ है। देखें कि हर ह्यूमन बीइंग जहां भी वह रहता है इनवर्डली फ्रेगमेंटेड है, और हम इस फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो क्या यह संभव है कि हम एक ऐसी लाइफ है जो होल हो, कंप्लीट हो, सेन हो, होली हो? क्या ये पॉसिबल है? मुझे लगता है कि ये वह प्रश्न है जिसका सामना हर ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। और क्योंकि हम यहाँ एक छोटा ग्रुप है, ये अच्छा है कि हम इसे डायलॉग की तरह एक्सप्लोर करें। यदि आप सचमुच देखते हैं कि आप पूरी ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसमें ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ आती है, उसमें ग्रेट वाइटैलिटी आती है, क्योंकि तब आप स्वयं को किसी छोटे आइसोलेटेड इंडिविजुअल की तरह नहीं देखते। आप देखते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के पूरे ओशन का हिस्सा हैं। क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं? क्या हम इसमें गहराई से जा सकते हैं? और इसी से एक और प्रश्न उठता है, क्या कॉन्शियसनेस में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन संभव है? हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस वह सब है जो थॉट ने बनाया है। गॉड्स, फियर्स, प्लेजर्स, लोनलीनेस, सॉरो, बिलीफ्स, रिचुअल्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सब थॉट ने हजारों वर्षों में बनाया है। यही हमारी कॉन्शियसनेस का कंटेंट है। इन बातों में हमें बहुत केयरफुली जाना होगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, और मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड होंगे तभी आप यहां आए हैं, तो पहला प्रश्न यह है, क्या हम में से हर व्यक्ति इस फैक्ट को देखता है कि साइकोलॉजिकली हम ही दुनिया है? हर ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली सफर करता है। हर ह्यूमन बीइंग में फियर है। हर ह्यूमन बीइंग अनसर्टेनिटी में जीता है। हर ह्यूमन बीइंग डिसऑर्डर में जीता है। वह एक बात कहता है और दूसरी करता है। वह बिलीफ्स, डॉगमास और रिलीजन्स में कॉट है। रिलीजन, रिचुअल्स, ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन बन चुका है। ये सब पूरी दुनिया के ह्यूमन बीइंग्स के कॉमन फैक्टर्स हैं। इसलिए साइकोलॉजिकली आप फंडामेंटली दुनिया ही हैं। और यदि एक ह्यूमन बीइंग जो पूरी ह्यूमैनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है अपनी कॉन्शियसनेस में टोटल म्यूटेशन लाता है, तो उसका असर बाकी मैनकाइंड पर भी पड़ता है। क्या हम इसमें जा सकते हैं? पहले हमें समझना होगा फैक्ट क्या है। कृपया शुरुआत से ही स्पष्ट समझें कि इस छोटी गैदरिंग का फंडामेंटल कंसर्न ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में रेडिकल चेंज लाएं। थियोरेटिकली नहीं, एब्स्ट्रैक्शन में नहीं। इसीलिए हम मिलते हैं, वरना मिलने का कोई अर्थ नहीं। तो क्या हम समझते हैं कि फैक्ट क्या है? आपके अनुसार फैक्ट क्या है? क्या फैक्ट वह है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं? मैं एक ट्री को ऑब्जर्व करता हूं, लेकिन क्या मेरी ऑब्जर्वेशन डिस्टॉर्टेड है, कंडीशनड है? यदि मैं ट्री को देखते समय केवल ट्री शब्द से बनी इमेज देख रहा हूं, तो मैं फैक्ट नहीं देख रहा, मैं एक्चुअल ट्री नहीं देख रहा। मैं उस इमेज को देख रहा हूं जो मेरे माइंड ने ट्री शब्द के कारण बनाई है। साइंस का भी मूल अर्थ ऑब्जर्वेशन है, टू ऑब्जर्व। लेकिन यदि कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से देखता है और पहले से किसी कंक्लूजन के साथ देखता है, तो जो वह देख रहा है वह उसके कंक्लूजन से डिस्टॉर्टेड हो सकता है। तो प्रश्न यह है, क्या हम किसी भी चीज को बिना डिस्टॉर्शन के देख सकते हैं? क्या मैं अपनी वाइफ, हस्बैंड, नेबर, माउंटेन, ट्री, किसी को भी बिना इमेज के देख सकता हूं?
क्या आप इन हिल्स को बिना माउंटेन शब्द के देख सकते हैं? सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या आप स्पीकर को ऑब्जर्व कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं। क्या आप मुझे बिना उस इमेज के देख सकते हैं जो आपने मेरे बारे में बनाई है? यदि आपने मेरे बारे में इमेज बना ली है तो आप मुझे उस इमेज के थ्रू देख रहे हैं और देयरफॉर आपकी ऑब्जर्वेशन डिस्टॉर्टेड है। इसी तरह क्या आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को बिना इमेज के देख सकते हैं? क्या आप किसी गुरु को बिना उस इमेज के देख सकते हैं कि जो आपने गुरु के बारे में बनाई है? यदि आप बिना इमेज के देखेंगे तो क्या आपके पास गुरु रहेगा? समझ रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लाइफ में फैक्ट्स के साथ डील करना बहुत जरूरी है। थियरीज, आइडियाज, सपोजिशंस और कंक्लूजन्स के साथ नहीं, केवल फैक्ट्स के साथ। यदि मुझे कैंसर है तो वो फैक्ट है। मैंने डॉक्टर्स और सर्जन से कंसल्ट किया है, उन्होंने एग्जामिनेशन के बाद कहा कि मुझे कैंसर है, तो ये फैक्ट है। क्या मैं इस फैक्ट को फियर के बिना देख सकता हूं? यही असली बात है। तो हमारे टॉक्स, डिस्कशंस और डायलॉग्स में प्रश्न ये है, क्या हम आइडियाज, थ्योरीज और कंक्लूजन्स के साथ डील कर रहे हैं या अपनी डेली लाइफ के एक्चुअल फैक्ट्स के साथ? हमारी डेली लाइफ क्या है? मिजरी, एंजाइटी, लोनलीनेस, बिटरनेस, एंगर, हेट्रेड, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, यही डेली फैक्ट्स हैं। यदि हम इनके साथ डील करते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि हम एब्स्ट्रैक्शंस और कंक्लूजन्स के साथ खेलते हैं तो हम एंडलेसली ट्रिक्स खेल सकते हैं। भारत में शायद दुनिया के अन्य हिस्सों से भी अधिक हम थियोरीज, बिलीफ्स, सुपरस्टिशंस और असम्पशंस की दुनिया में जीते हैं। हम अपनी पूरी इनर स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं करते, इसीलिए हमें बहुत स्पष्ट होना होगा। क्या हम सीरियस एब्स्ट्रैक्शंस और आइडियाज से डील कर रहे हैं या डेली फैक्ट्स ऑफ लाइफ से? यदि आप गॉड पर डिस्कशन चाहते हैं तो शायद सब तुरंत अटेंटिव हो जाएंगे। यदि आप एटमन या कुछ मेटाफिजिकल चीजों पर चर्चा चाहते हैं तो सब बैठकर सुनेंगे, लेकिन जब हम डेली फैक्ट्स, एंगर, जेलसी, फियर, लोनलीनेस की बात करते हैं तो सब साइलेंट हो जाते हैं। यही स्पीकर के लिए डिफिकल्टी बन जाती है, क्योंकि स्पीकर केवल डेली फैक्ट से कंसर्न्ड है। जब तक हम एंगर, जेलसी, हेटेड, फियर, लोनलीनेस और थॉट की पेटीनेस को पूरी तरह नहीं समझते और उनसे बियॉन्ड नहीं जाते, तब तक किसी फंडामेंटली रियल और ट्रू चीज में जाना पॉसिबल नहीं है। इनसे बचकर केवल शब्दों, नेम्स और कॉन्सेप्ट में घूमना मीनिंगलेस है। तो कृपया हमारे बीच ये क्लियर होना चाहिए, आप और स्पीकर क्या कर रहे हैं, हम किस लेवल पर मिल रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले एक व्यक्ति से पूछा, क्या इंडिया में बुद्धा को छोड़कर किसी टीचर, गुरु, एंशिएंट फिलोसोफर ने सचमुच कहा है पहले स्वयं को जानो? उन्होंने कहा शायद एक दो ने कहा होगा, लेकिन इवन दैट आई क्वेश्चन। देखिए, यदि हम स्वयं को नहीं जानते तो हम डीपली कैसे जा सकते हैं? नॉट अकॉर्डिंग टू सम सेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू सम फिलोसोफर, नॉट अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट, बल्कि एक्चुअली अपने लिए जानना, मैं क्या सोचता हूं, मैं सर्टेन थिंग्स क्यों करता हूं, क्या मैं एंग्शियस हूं, क्या मैं फियरफुल हूं, क्या मैं जेलस हूं, क्या मैं एंग्री हूं। यही है टू नो योरसेल्फ। अपने आप को जानना ईगो सेंट्रिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन यह ईगो सेंट्रिक बन जाता है जब ऑब्जर्वेशन में आप फैक्ट को अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश करते हैं। फिर सब मीनिंगलेस और सेल्फिश हो जाता है। इसलिए शुरुआत से ही यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्जर्व करना क्या होता है। मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट से बात कर रहा था,
वो कह रहे थे कि जब आप बिना किसी प्रेशर, बिना किसी कंक्लूजन केवल ऑब्जर्व करते हैं, तो जो चीज ऑब्जर्व की जा रही है उसमें चेंज आता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप अपनी ग्रीड, एंटेगनिज्म या वायलेंस को ऑब्जर्व करते हैं, उसे नॉन वायलेंस में बदलने की कोशिश नहीं करते, केवल ऑब्जर्व करते हैं बिना डिस्टॉर्शन के, तो उसमें फंडामेंटल चेंज आता है। डिस्टॉर्शन क्या है? वायलेंस शब्द स्वयं एक डिस्टॉर्टिंग फैक्टर बन सकता है, क्योंकि जैसे ही आप वायलेंस शब्द कहते हैं, उसमें कंडेमनेशन, मोरालिटी, एथिक्स और एनवायरनमेंट की सारी इंप्रेशंस आ जाती हैं। तो क्या आप वायलेंस को बिना वर्ड के ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या आपने कभी ये ट्राई किया है? यदि आप बिना वर्ड, बिना कंक्लूजन, बिना डिस्टॉर्शन के ऑब्जर्व करते हैं, तो जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसमें फंडामेंटल चेंज आता है। मैंने साइंटिस्ट से कहा, जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्या आप बिना हाइपोथेसिस, बिना कंक्लूजन सिर्फ देख सकते हैं? उन्होंने कहा, वो तब आप देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्या आप स्वयं को ऐसी क्लैरिटी से ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्योंकि आप फंडामेंटली दुनिया हैं और दुनिया आप हैं। यदि उस ऑब्जर्वेशन में टोटल म्यूटेशन होता है, तो आपकी पूरी कॉन्शियसनेस अपने सारे कंटेंट के साथ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और जो ट्रांसफॉर्म होता है वो पूरी मैनकाइंड को अफेक्ट करता है। क्या ये सब नया है या आपने इसे पहले भी सुना है? साइकोलॉजिकली मैनकाइंड बहुत अधिक नहीं बदली है। एंशिएंट इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, हिस्ट्री में मनुष्य के फियर्स, एंजाइटीज, ग्रीड, सॉरो लगभग वही रहे हैं जो आज 20वीं शताब्दी में है। ये फैक्ट है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन अब बहुत आगे नहीं जा सकती। आपके 4 आर्म्स या 3 आई नहीं होने वाले, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है, डीप साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं। इवोल्यूशन का अर्थ है टाइम, ग्रेजुअल ग्रोथ, लेकिन साइकोलॉजिकल चेंज में टाइम का क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप और स्पीकर के बीच हम किस लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या हम केवल वर्बल लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्योंकि आप और मैं इंग्लिश समझते हैं, क्या हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं? इंटेलेक्ट का अर्थ है क्विकली ग्रैस्प करना, क्विकली अंडरस्टैंड करना। क्या हम उसी लेवल पे मिल रहे हैं, या हम उस फैक्ट के लेवल पे मिल रहे हैं कि हम ग्रीडी हैं, एंग्शियस हैं, फियरफुल हैं, लोनली हैं, सॉरो रिडन हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सेंटिमेंटल लेवल पर मिल रहे हैं, रोमांटिक लेवल पर, डिवोशनल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, या हम उस लेवल पर मिल रहे हैं जहां हम अपने भीतर के एक्चुअल फैक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन से कंसर्न्ड है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, हम किस लेवल पे मिल रहे हैं? क्या आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास पहले से कोई गुरु है और आप अब विंडो शॉपिंग कर रहे हैं? आप जानते हैं विंडो शॉपिंग क्या है? एक शॉप से दूसरी शॉप तक जाना, विंडोज देखना और देखना कि वहां क्या रखा है। क्या आप यहां भी वही कर रहे हैं? यदि आप क्लियर नहीं है तो हम मिल कैसे सकते हैं? मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं, लेकिन यदि आपके भीतर वही फीलिंग नहीं है तो हाथ पकड़ने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस लेवल पर टॉकिंग, डिस्कसिंग और मीटिंग कर रहे हैं। यदि मैं कहूं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, तो आप पूछेंगे किस लेवल पर, क्या तुम मुझसे लव करते हो या केवल सेक्स चाहते हो? जब दोनों में क्लैरिटी होती है तभी मीटिंग होती है। इसी तरह यदि आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो आप किसी पर्पस से जाते हैं। आप उस पूर चैप से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं,
शायद वह सोचता है कि उसके पास गॉड है। आप डिसीव होना चाहते हैं, वह डिसीव कर रहा है और आप दोनों गेम खेलते हैं। लेकिन यदि हम सचमुच मिलना चाहते हैं तो हमें कहना होगा, मैं तब तक नहीं मिलना चाहता जब तक हम दोनों अपने भीतर जाने और यह पता लगाने के लिए तैयार ना हो कि ट्रूथ क्या है। तभी हम डीपली, सीरियसली, अर्नेस्टली साथ जा सकते हैं। कम्युनिकेशन में वर्ड्स जरूरी हैं, लेकिन वर्ड्स की लिमिटेशन भी समझनी होगी। यदि मैं कहूं कि ये ब्लू है और आप देखें कि ये ब्लू नहीं, रेड या पिंक है, तो कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे को करेक्ट कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि मैं एक वर्ड को एक मीनिंग दे सकता हूं और आप दूसरा मीनिंग। यदि हम किसी वर्ड की कॉमन यूजेज समझते हैं तो क्लैरिटी आती है, लेकिन यदि हम बोलते ही नहीं और केवल इमेजिन करते हैं तो हम बहुत फैंसीफुल चीजें बना सकते हैं। आप किसी के साथ बैठकर सोच सकते हैं कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीस में हैं, लेकिन वह शायद केवल डेली नॉइज से एस्केप हो। इसलिए मनुष्य को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए कि वह क्या सोचता है, और साथ ही एक्सप्रेशन, रीजन और थॉट की लिमिटेशन भी देखनी चाहिए। तभी हम एक टोटली डिफरेंट लेवल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, यदि हम सेम लेवल पर हों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप पता लगा सकते हैं कि थिंकिंग की ओरिजिन क्या है? थॉट की शुरुआत कहां से होती है? उदाहरण के लिए, यदि आप सेंसिटिव हैं और देखना चाहते हैं तो आप एंगर की शुरुआत ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह बहुत सिंपल है। यदि आप मुझे फूल कहते हैं तो मैं देख सकता हूं कि भीतर हीट उठ रही है। क्या आप एंगर के एराइजिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं? मैं कॉज की बात नहीं कर रहा, मैं एंगर के फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं उससे छुटकारा पाने की बात नहीं कर रहा। मैं केवल ये कह रहा हूं, बात कह रहा हूं कि आप एंगर के अराइजिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या उसी तरह आप थॉट के अराइजिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं? थॉट किस सोर्स से उठता है, कि उसकी मैट्रिक्स क्या है, उसकी ग्राउंड क्या है, वो बेड क्या है जहां से थॉट उगता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि हमने थिंकिंग को ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंस दी है। हमारी सिविलाइजेशन, कल्चर और रिलीजन थॉट पर बेस्ड है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि थॉट की बिगिनिंग क्या है। थॉट ने दुनिया में बहुत हैवक भी क्रिएट किया है, थॉट ने वॉर्स क्रिएट किए, थॉट ने डिविजन्स क्रिएट की, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, ये सब डिविजन्स थॉट ने बनाई हैं। तो थॉट कहां से उठता है? किसी ने कहा मेमोरी से, ठीक है, लेकिन क्या ये आपका ओरिजिनल डिस्कवरी है या आपने ये किसी से सुना है? यदि आप केवल रिपीट कर रहे हैं तो आप सेकंड हैंड ह्यूमन बीइंग हैं। हम में से अधिकांश सेकंड हैंड है। लेकिन यदि आपने स्वयं डिस्कवर किया है कि थॉट मेमोरी से उठता है, तो वह कुछ लिविंग है, फिर वहां से आप आगे मूव कर सकते हैं। तो थॉट की ओरिजिन क्या है? क्या आप एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थॉट कब अराइज होता है? जैसे आप एंगर के अराइजिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आप जेलसी के अराइजिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जेलसी जानते हैं, लेकिन जेलसी शब्द स्वयं डिस्टॉर्शन ला सकता है। तो क्या आप उस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसे आपने जेलसी नाम दिया है? क्या आप उसे उस वेरी सेकंड ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वह अराइज होती है? क्या आपने यह किया है? केवल यस या नो मत कहिए। क्या आपने सचमुच एंगर की सीक्वेंस ऑब्जर्व की है? एंगर की ऑर्डर ऑब्जर्व की है? मैं कह रहा हूं या कह रहा हूं, आप थॉट के वेरी सेकंड ऑफ अराइजिंग को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें अवेयरनेस का मीनिंग समझना होगा। अटेंशन या कंसंट्रेशन नहीं, पहले अवेयरनेस। किसी ने पूछा, जेलसी के अराइजिंग के मोमेंट पर क्या अवेयरनेस या अटेंशन की जरूरत होती है? यदि अवेयरनेस है तो क्या एंगर का मूवमेंट होता ही है?
जब मैं अवेयर होता हूं तब मैं एंग्री नहीं होता। जब मैं अवेयर नहीं होता, इरिटेशन, एंगर और बाकी रिएक्शंस उठते हैं। लेकिन मैं उससे पहले जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये थिंग कैसे अराइज होती है। मैं फ्लावर को ग्रो होते हुए देख सकता हूं। स्लो मोशन पिक्चर में आप फ्लावर की मूवमेंट देख सकते हैं। उसी तरह मैं स्वयं को कैमरा की तरह वॉच कर सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि जेलसी कैसे अराइज होती है। मैं आपसे एनवी करता हूं क्योंकि आपके पास पोजीशन है, मनी है, कार है, सोशल स्टेटस है। मैं अपने भीतर एनवी को उठते हुए देख सकता हूं। और फिर मैं पूछता हूं एनवी की बिगिनिंग क्या है। एनवी कंपैरिजन से शुरू होती है। मैं आपको देखता हूं, आपकी पोजीशन, मनी, स्टेटस देखता हूं और अपने आप से कंपेयर करता हूं। तो मैं पूछता हूं यदि कंपैरिजन ना हो तो क्या जेलसी है? प्लीज यस या नो मत कहिए, फाइंड आउट। हमारी पूरी एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन सब कंपैरिजन पे बेस्ड है। मैं अपने गुरु जैसा बनना चाहता हूं, मैं किसी और जैसा बनना चाहता हूं। चाइल्डहुड से डेथ तक हम कंपेयर करते रहते हैं। तो मैं देखता हूं कि कंपैरिजन एनवी की बिगिनिंग है। फिर मैं पूछता हूं क्या कॉम्पसन का एंड संभव है? क्या माइंड कंपैरिजन के बिना देख सकता है? जब कंपैरिजन रुक जाता है तब मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। अब यदि आप मुझे कुछ कहते हैं और एंगर उठती है तो मैं उसे क्वाइटली वॉच कर सकता हूं। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं केवल देख रहा हूं कि वह अराइज हो रही है। अब इसी तरह मैं पूछता हूं क्या आप उस इंस्टेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं जब थॉट अराइज होता है? लेकिन उससे पहले हमें उस सोर्स को समझना होगा जहां से थॉट अराइज होता है। थॉट का बेड क्या है, थॉट की सॉइल क्या है? जैसे फ्लावर सॉइल से उठता है, थॉट किससे उठता है? हम जल्दी आंसर देना चाहते हैं, कोई कहता है ईगो से। लेकिन ईगो क्या है, सेंटर क्या है, वो मी क्या है, सुपर मी, हायर सेल्फ, ये सब क्या है? ये सब थॉट द्वारा पुट टुगेदर किया गया है। जो भी मैन मेड है, गॉड्स, रिलीजन्स, आर्किटेक्चर, सिस्टम्स, नेचर को छोड़कर लगभग सब थॉट द्वारा पुट टुगेदर किया गया है। तो एक पॉइंट पर क्लियर रहे, थॉट किस सोर्स से अराइज होता है? ब्रेन रजिस्टर्स, ब्रेन इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, एक्सपीरियंसेस, हर्ट्स, प्लेजर्स सब रजिस्टर करता है। जैसे ये मशीन अभी हमारी बातों को टेप पर रजिस्टर कर रही है, वैसे ही ब्रेन भी रजिस्टर करता है और इसी रजिस्ट्रेशन से थॉट एराइज होता है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो थॉट नहीं है। ब्रेन का फंक्शन रजिस्टर करना है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ब्रेन को सिक्योरिटी मिलती है। यदि ब्रेन ने ड्राइविंग रजिस्टर नहीं की तो आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। यदि ब्रेन ने लैंग्वेज रजिस्टर नहीं की तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। यदि आप कारपेंटर हैं तो टूल्स का यूज रजिस्टर होना जरूरी है। यदि आपको लाइवलीहुड अर्न करना है तो सर्टेन स्किल्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? क्या साइकोलॉजिकल रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी होनी चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ब्रेन स्वयं को रजिस्टर करते हुए वॉच कर सकता है? क्या ब्रेन देख सकता है कि वह इंसल्ट, हर्ट, प्लेजर, प्रेज को रजिस्टर कर रहा है? क्या वह यह समझ सकता है कि वह सिक्योरिटी के लिए रजिस्टर करता है? और क्या वह केवल वही रजिस्टर करे जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है? ड्राइविंग, लैंग्वेज स्किल, ये रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या इंसल्ट, हर्ट, फ्लैटरी, जेलसी, फियर रजिस्टर होने चाहिए? यदि साइकोलॉजिकल रजिस्ट्रेशन होती है तो थॉट का एंडलेस मूवमेंट चलता रहता है और वही कॉन्फ्लिक्ट, सॉरो और फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करता है। अब सुनने के बाद क्या आप वॉच कर सकते हैं कि थॉट कब अराइज होता है?
क्या आप देख सकते हैं कि थॉट रजिस्ट्रेशन से उठता है? हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। हम यहां किस लिए मिल रहे हैं? यदि आप बिजनेस के लिए मिलते हैं तो आप एक लेवल पर मिलते हैं। दोनों जानते हैं कि वे बार्गेन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रॉफिट चाहते हैं। यदि दो आर्टिस्ट मिलते हैं तो वे आर्ट, पेंटिंग, फॉर्म, कलर पर बात करते हैं। यदि दो गुरुज या उनके डिसाइपल्स मिलते हैं तो वे कह सकते हैं मेरा गुरु तुम्हारे गुरु से बेटर है, और फिर फाइट कर सकते हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम कहां मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। यदि आप कुछ गेन करने आए हैं तो ये बिजनेस बन जाता है। यदि मैं गुरु के पास इसलिए जाता हूं कि मुझे उससे कुछ मिले, तो मेरी रिलेशनशिप उसके साथ फियर और डिजायर पर बेस्ड है। लेकिन यदि दो फ्रेंड्स मिलते हैं और कहते हैं आओ हम इस थिंग में साथ चलते हैं, आओ हम अपने भीतर देखें, आओ हम ट्रूथ को डिस्कवर करें, तो वह मीटिंग बिल्कुल अलग होती है। इसलिए पहले ये क्लियर हो चाहिए हम क्या कर रहे हैं। फिर हमारी इंक्वायरी थियोरेटिकल नहीं रहेगी, फिर ये एक्चुअल होगी। जैसे सर्जन ऑपरेशन करता है, वह थ्योरी पर ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसे एक्चुअल बॉडी पर ऑपरेट करना होता है। उसी तरह हमें अपने एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल फियर, एक्चुअल सॉरो, एक्चुअल थॉट और एक्चुअल कॉन्शियसनेस पर ऑब्जर्व करना होगा। मुझे आशा है कि आप इस वैली में अच्छा समय बिताएंगे। ये एक ब्यूटीफुल वैली है, और नेचर यदि आप सचमुच ऑब्जर्व करें तो बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है अपने भीतर को ऑब्जर्व करना, बिना इमेज के, बिना कंक्लूजन के, बिना फियर के, बिना डिस्टॉर्शन के, क्योंकि वहीं से रियल चेंज शुरू होता है।